economy on the eve of independence? पहला क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन। India's economy was poor and backward before the colonial rule. और देखिए ब्रिटिश रूल से पहले इंडिया जो है वो पुअर कंट्री थी कि रिच कंट्री? रिच कंट्री। तभी वो लोग यहाँ पर आए। उसमें लिखा हुआ है कि पुअर से इसलिए फॉल्स हो गया आंसर। आंसर पढ़ सकते हैं साथ साथ। India's economy was independent, self-reliant and prosperous before the colonial rule. Second point, India was well known for its handicraft industries before the advent of the British rule. हैंडीक्राफ्ट के लिए फेमस थी ब्रिटिश रूल के आने से पहले। तो इंडिया की यही चीज़ फेमस थी जो एक्सपोर्ट भी होती थी। इंडिया की जो हाथ की कारीगरी थी, जो चाहे बुनाई हो चाहे वो डिजाइनिंग हो, तो आंसर टू लिखा है। वर्ल्ड वाइड फेमस थी ये चीज़। थर्ड, प्राइमरी मोटिव ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब इंडस्ट्रीज लगाना, डिस्ट्रियलाइजेशन मतलब इंडस्ट्रीज कम करना। बाय द ब्रिटिश रूल वाज टू प्रमोट इंडियाज इकोनॉमी। इंडस्ट्रीज इसलिए हटा रहे थे ताकि इंडिया की इकोनॉमी बढ़े, प्रमोट हो, नहीं, वो चाहते थे कि ब्रिटिश की इकोनॉमी प्रमोट हो, इंडिया में ना बने, ब्रिटिश गवर्नमेंट में बने। फॉल्स हो गया आंसर। देयर प्राइमरी मोटिव वाज, पहला कि उनको सस्ते रॉ मटेरियल मिल जाए इंडिया से, दूसरा अपने फिनिश गुड्स को इंडिया में बेचें महंगे प्राइस पर। There was huge drain of wealth during British rule. Do you agree with this statement? जो हमारी कमाई है वो गायब होती गई, खत्म होती गई ब्रिटिश रूल के टाइम। तो ये सही है कि नहीं है? ये सही है। I agree with the given statement. During the British rule, India became an exporter of primary products, मतलब raw material, and there was huge export surplus due to excess exports. बचा था एक्स्ट्रा सामान। However, this export surplus, that is wealth, was used इसलिए पहला to make payment for expenses incurred by an office set up by the colonial government in India. अपने खर्चों के लिए इस पैसे को यूज कर लेते थे। To meet expenses on war fought by British government, खुद ही वॉर करते उसके पैसे का इस्तेमाल करते थे। To import invisible item, मतलब कि सर्विसेज को इंपोर्ट करने के लिए। तो जो पैसा बच गया उसको इस काम में इस्तेमाल करते थे, अपने लिए इस्तेमाल करते थे। थर्ड क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ा, उसने सफर नहीं करा, कोई दिक्कत नहीं आई पार्टीशन की वजह से। गलत है, पार्टीशन की वजह से दिक्कत आई। क्या क्या दिक्कत आई? पहली दिक्कत, अ साइजेबल पोर्शन, मतलब अच्छा खासा पोर्शन ऑफ अनडिवाइडेड कंट्रीज हाईली इरिगेटेड एंड फर्टाइल लैंड वेंट टू पाकिस्तान। बढ़िया वाला एरिया पाकिस्तान चला गया, उसलिए एग्रीकल्चर कम हो गया। Almost the whole of fruit producing area became part of East Pakistan, जो कि अब बांग्लादेश है। India's fruit goods industry, which had enjoyed a world monopoly, suffered heavily for lack of raw material. जो हम बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते थे, अब वो अवेलेबल नहीं होता है क्योंकि पाकिस्तान में चला गया। पार्टीशन की वजह से इम्पैक्ट पड़ा एग्रीकल्चर वाले में। चैप्टर पढ़े हुए टाइम हो गया, इसलिए मैं क्वेश्चन आंसर जो सॉल्व वाले हैं पहले करा तो रिवीजन टाइप भी हो जाएगा। डायरेक्ट में शायद एमसीक्यू लेता या ट्रू फॉल्स लेता, शायद आंसर नहीं कर पाते इस पर्पस। फोर्थ क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। इंडिया बिकेम एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी गुड्स एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। ब्रिटिश, अभी बात पढ़ी थी सर हमने कि रॉ मटेरियल हम सप्लाई करते थे, एक्सपोर्ट करते थे, और वहां से फिनिश गुड्स इंपोर्ट करते थे। इसलिए इंडिया जो है वो गरीब होता चला गया, होता चला गया। एक बार आंसर रीड कर लेंगे सर।
आंसर रेडी करें सभी। Demand for Indian handicrafts in Indian market as well as foreign market was systematically destroyed by Britishers. तो ये बात सही है, हैंडीक्राफ्ट की मार्केट खत्म कर दी उसने, फॉरेन मार्केट हम फॉरेन में बेचते थे उसको वो भी खत्म कर दी उसने। तो पहला पॉइंट, डिमांड इन फॉरेन मार्केट्स वाज डिस्ट्रॉयड बाय इम्पोजिंग हैवी ड्यूटी ऑन एक्सपोर्ट। तो ब्रिटिश सरकार ने एक्सपोर्ट करने पर टैक्स लगा दिया, तो टैक्स लगाने की वजह से एक्सपोर्ट नहीं कर पाए, काम कम हो गया। दूसरा, डिमांड इन द डोमेस्टिक मार्केट was destroyed by allowing duty free import of British goods in the Indian market. ब्रिटिश वाले गुड्स को टैक्स फ्री रखा हुआ तो वो सस्ते गुड्स हुए, इसलिए क्रेज आया इंडिया के अंदर। ये फॉरेन की आइटम है, ये अमेरिका की आइटम है, ये जापान की आइटम है, मतलब फॉरेन गुड्स का क्रेज इसलिए। फॉरेन गुड्स के आ जाने से इंडियन जो प्रोड्यूसर्स उनको तो इम्पैक्ट पड़ा है क्योंकि गुड्स नहीं बिकते। इंडिकेट द वॉल्यूम and direction of foreign trade of India at the time of independence। वॉल्यूम मतलब कितना ज्यादा ट्रेड करते थे हम लोग, ज्यादा या कम, और किस डायरेक्शन में, इंपोर्ट की डायरेक्शन की, एक्सपोर्ट की डायरेक्शन, किस टाइप में ट्रेड हो रहा था, डायरेक्शन किस साइड पे। पहला, ब्रिटिश मेंटेन्ड मोनोपोली कंट्रोल ओवर इंडियाज एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, पूरा कंट्रोल करता अपने हाथ में। दूसरा, मोर देन हाफ ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड was restricted to Britain, maximum जो है ट्रेड ब्रिटेन से ही होता था, while rest was allowed with few countries, China, Sri Lanka, Iran। India had huge export surplus during the colonial rule। ये मैंने पूरा export surplus के बारे में। इस चैप्टर में अंडरस्टैंडिंग तो है, अंडरस्टैंडिंग से ज्यादा लर्निंग वाला है। एनसीईआर के क्वेश्चंस के कर सकते हैं। Economic policies of British India government were concerned more with the protection and promotion of Indian economic interest। चलिए आप लोग क्वेश्चन रीड करें, आप लोग आंसर रीड करें और एक्सप्लेन करें ये ट्रू है कि फॉल्स है, आंसर दिख रहा है वजह अपने लैंग्वेज में एक्सप्लेन करें, समझाने की जरूरत है। और आपके बारे में क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है और वो अगर सही है तो क्यों, गलत है तो क्यों। एक ही बताना, आगे ना बढ़े। बोलो सर, इसमें बोला गया कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट आई थी भारत से इंडिया में रूल करने के लिए, उसमें जो मेन ध्यान दिया था वो अपनी प्रमोशन के ऊपर ध्यान दिया था, ना कि इंडिया के ऊपर। सब्जेक्ट नॉन पॉलिसी बनाई थी वो इंडिया के प्रमोशन में था, इंडिया के लिए नहीं बनाई थी, इंडिया की जीडीपी को, बट लेकिन अपने बेनिफिट से बनाई थी कि उनकी ब्रिटिश अपनी कंपनी डेवलप हो जाए। आप लोगों ने सीधा आंसर पे आ गए। अब क्वेश्चन एक्सप्लेन करें। क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट ने जो भी रूल बनाए हैं वो इंडिया के इंटरेस्ट में बनाए, इंडिया की इकोनॉमी ग्रो हो इसके फायदे के लिए बनाए। क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है।
ठीक है, फिर आंसर पे आते हैं। ये आंसर फॉल्स है, उसने इंडिया के लिए नहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए सारे रूल बनाए, इसलिए फॉल्स। ठीक है, आपके बारे में सबके लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है ट्रांसपोर्टेशन वो ब्रिटिश लोग फिर से बोलना है बात। रेलवे जो है वो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर है, रेल की वजह से ही वो लोग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट इजीली कर पाते थे, यहाँ से सामान अच्छी चीज़ें ले जाते थे और वहाँ से महंगे चीज़ें यहाँ पे बेचते थे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो रेलवे का है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ही एस्टेब्लिश करा है इंडिया के अंदर। बट ट्रू, थर्ड पढ़ लें, पहले क्वेश्चन एक्सप्लेन करें, उसके बाद लॉजिक बताएं ट्रू है या फॉल्स है, फिर आंसर एक्सप्लेन करें, स्टेप बाय स्टेप चलें। जो तो आंसर सामने है तो आसान है एक्सप्लेन करें। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? तो शाम इंग्लिश हिंदी कर दी बस, इंग्लिश की हिंदी कर दी बस, जी आप बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि फॉरेन ट्रेड 50% से ज़्यादा, मतलब 50% से ज़्यादा फॉरेन ट्रेड जो है वो यूएसए के साथ किया जाता था इंडिया। सही है कि गलत है? यूएसए के साथ नहीं, भिड़े का तो इसलिए गलत। फोर्थ क्वेश्चन ये है, फिफ्थ वाला बता दे। क्वेश्चन क्या है कि इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बहुत जानी मानी थी वर्ल्ड ब्रिटिश रूल से पहले, ब्रिटिश गवर्नमेंट से पहले इंडिया जो हैंडीक्राफ्ट वाला काम था वो फेमस था। सही है गलत? सर ट्रू है। सही है। उसके आगे एग्जांपल भी दिया हुआ है कि हैंडीक्राफ्ट में क्या क्या काम था। उन्होंने हैंडीक्राफ्ट काम खत्म करवा दिया ना, अभी तो पड़ा था ना कि उन्होंने हैवी ड्यूटी लगा दी ताकि हैंडीक्राफ्ट ना कर पाए। उन्होंने कहा कि हम कह रहे हैं वही सामान बनाओ, अपना सामान बनाओ, वो हैंडीक्राफ्ट से तुम्हें फायदा होगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट को फायदा नहीं होगा। चाय पत्ती नहीं बनती थी पहले, चाय पत्ती बनाना स्टार्ट कर तो उस धरती की चाय अरेबी की तरह चाय नहीं। 6 पॉइंट पर आ गई, अब सबसे बारी आ गई। सर इसमें बोला गया है जब ब्रिटिश आकर रूल कर रहे थे तो जितना भी देश का पैसा था उन्होंने बल दे दिया था। ठीक, सही है गलत? सर सही है। सही है। तो हमारा नेशनल प्रोडक्ट कम होता गया, पैसे कम होते गए। 7 पर आ गए। क्वेश्चन ये है कि इंडियन इकोनॉमी की वो बहुत बैकवर्ड, मतलब पुअर थी, अच्छी नहीं थी ब्रिटिश रूल से पहले। सही है गलत? गलत। ब्रिटिश रूल से पहले इंडिया की गवर्नमेंट बहुत अच्छी थी, इकोनॉमी बहुत अच्छी थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अगर इसको खराब करा पुअर करा, मतलब यहाँ पर बिफोर की जगह ड्यूरिंग कर देंगे अगर, है ना, तो उसको सही हो जाएगा। 8 पर आ गए। इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर सफर्ड ड्यू टू पार्टीशन। मतलब बंटवारा जो हुआ इंडिया पाकिस्तान का, उस वजह से एग्रीकल्चर पे काफी इम्पैक्ट पड़ा। ये लिखा है क्वेश्चन। सही है? सही है। इसका मैंने एग्जांपल पढ़ा है कि वो काफी फर्टिलाइजर वाला एरिया जो है वो पाकिस्तान की तरफ से। 9 पर आ गए। ब्रिटिश रूल के टाइम पर इंडस्ट्री जो वाला जो सेक्टर है वो सबसे ज़्यादा बड़ा सोर्स था इंडिया में लिविंग के। सही है कि गलत? गलत। एग्रीकल्चर था, इंडस्ट्रीज नहीं था, एग्रीकल्चर था।
मतलब उस टाइम पर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल एग्रीकल्चर में लगे हुए थे, बाकी काम पे कम थे। 10 पर आ गए। क्वेश्चन में कहा है कि डेथ रेट हाई थी और बर्थ रेट लो। अब ये पार्टली ट्रू है, पार्टली फॉल्स है। डेथ रेट तो हाई थी लेकिन बर्थ रेट भी हाई थी, तो इसको हमने फॉल्स बता दिया सर कि दोनों ही हाई था। 11 सर क्वेश्चन ये कह रहा है कि कॉलोनियल रूल के टाइम पे मतलब ब्रिटिश रूल का क्या मोटिव था इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के? ये क्या ऑब्जेक्टिव था, ये ऑब्जेक्टिव दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। मतलब बड़ी बेटे सर बेसिक कम्युनिकेशन क्या है? बेसिक जो रोजमर्रा की चीजें होती हैं, हाँ नीड्स, बेसिक नीड्स। सर इसमें बोला गया है जो ब्रिटिश रूल के समय जो ब्रिटिश यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादातर लोग इंडियन लोगों की बेसिक नीड पूरा कर रही है। आप राइट है। जैसे बोले ब्रिटिश टाइम में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुई थी उससे मोस्टली जो है इंडियंस का फायदा हुआ था। देखो हमारा क्वेश्चन भी कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, देखो आज की डेट में भी ब्रिटिश गवर्नमेंट की अगर तारीफ है, उसमें तारीफ है इंफ्रास्ट्रक्चर। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया में फ्लाईओवर्स बनाए, रेलवे बनाए, कनाट प्लेस पूरा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया, वो आज भी टिका हुआ है, वो मजबूत है और अच्छा बना हुआ है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जितना भी खर्चा करा है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, उसका ऑब्जेक्टिव ये था कि इंडियन को बेसिक अम्यूनिटीज। क्वेश्चन में कैसा कह रहा है, वैसे पढ़ लीजिए क्वेश्चन एक बार। मैं क्वेश्चन की एक बार कई बार मीनिंग समझ में नहीं आता, उसके हो गया फॉल्स दिखाते हैं। ध्यान से पढ़े क्वेश्चन को। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा इसीलिए करा ताकि इंडियन को बेसिक आइटम मिल पाए। क्वेश्चन ऐसा है, ठीक है जी। आंसर फॉल्स है। उसकी वजह उन्होंने इंडियन के लिए, इंडियन के इंटरेस्ट के लिए खर्चा नहीं करा, वो खुद अपनी आइटम सप्लाई कर सकें, आर्मी सप्लाई कर सकें और रॉ मटेरियल शिफ्ट कर सकें जरूरत है, इस पर्पज से बनाया। 12 पर आ गए। Introduction of railways benefited the Indians more than Britishers। मैंने कहा 11th 12th दोनों पॉइंट सेम है। 11th पॉइंट में पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर दी और 12th में सिर्फ रेलवे की बात कर दी है, वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो बेनिफिट है वो इंडियन को ज़्यादा मिला ब्रिटिशर्स के मुकाबले नहीं है, लॉस ज़्यादा हुआ है क्योंकि उसी की वजह से ध्यान से लेके जा पाया वो। ठीक दीजिए 13 पर आ गए। कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर help the farmers, आपके बारे में help the farmers in improving their economic condition। कमाने की सोच रखना, जैसे आप कोई मोटिवेशन मूवी आती है उसमें कहते हैं कि कोई आपके दिमाग में आइडिया आता है कोई नहीं, उसको कमर्शलाइज करो, जैसे आइडिया को आप सेल कर सको, ऐसी कोई आइटम बनाओ उसको आप सेल कर सको, उसी कहते हैं कमर्शलाइज करो। So जो farmers agriculture के सोच रहे हैं तो उससे कंडीशन कमर्शलाइजेशन से फार्मर की इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव हुई, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना, सही है गलत? क्यों? इससे रिलेटेड जानकारी सिस्टम देखिए थोड़ा सा इसका रीजन ये है, कॉन्सेप्ट क्या है कि पहले जो फार्मर्स थे वो अपनी नीड की चीज़ें उगाते थे। फॉर एग्जांपल सब्जी हो गई, गेहूं हो गए, वही आइटम उगा रहे हैं।
उनको जितना खून चाहिए वो रख लिया, बाकी का बेच दिया, तो डिपेंड नहीं हुई किसी पर। अब वो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या बोलती है इससे ज़्यादा कुछ कमाई नहीं, हमको बता रहे हैं वही चीज़ बनाओ, फॉर एग्जाम्पल चाय पत्ती बनाओ, वो किस्मत बनाओ, और उन्होंने चाय पत्ती बना दी। अब उन्हें खुद को खाने के लिए जो चाहिए, सब्जियाँ चाहिए, आलू चाहिए, आटा चाहिए, ये सब चीज़ वो खरीदनी पड़ेगी, तो वो टी को बेचने पर डिपेंड नहीं है। टी अगर अच्छे रेट में नहीं बिकी तो खुद मतलब दिक्कत हो जाएगी, अपने बेसिकली खुद ही कर देंगे, ये दिक्कतें आती हैं, इसलिए मतलब उनका बेनिफिट नहीं हो, नुकसान। हाँ, 1921 से पहले इंडिया वाज इन द सेकंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। तो 1921 से पहले फर्स्ट था, उसके बाद सेकंड स्टार्ट हुआ, उसको हमने मतलब ईयर में डिवाइड किया हुआ, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन पहले बार और बाद में, तो उसमें काफ़ी चेंजेस आए इंडिया के अंदर। 15 क्वेश्चन ये कह रहा है कि इंडिया मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, क्या मतलब है मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का? फिनिश गुड्स, जो गुड्स रेडी हो गए, तैयार हो गए यूज करने के, और ऐसे गुड्स फाइनल गुड्स जो है बनाता था, एक्सपोर्ट करता था इंडिया। क्वेश्चन ऐसा क्या है, सही है गलत है? बस सही है, करेक्ट। रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करता था, रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कराया जाता था, और फिनिश गुड्स इंपोर्ट कराया जाता था, इसलिए बहुत है। 16 वाला रिपीट है कि 50% से लेस नहीं, 50% से ज़्यादा ट्रेड होता था ब्रिटेन से। मैं सब वाला पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि चूज द करेक्ट पेयर, मतलब 3 पेयर दे रखे हैं, ए में 1, बी में 2 और सी में 3। तो सही पेयर है वो ढूंढना है। बी पॉइंट में लिखा हुआ है कि एग्रीकल्चरल सेक्टर, उसके आगे मेन सोर्स ऑफ लिवलीहुड, सही है ये बात? इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं, एग्रीकल्चर ही मेन सोर्स ऑफ इनकम था इंडिया में, तो बी वाले में सेकंड आ गया। Second question, commercialization of agriculture involves shifting of crops from food crops to cash crops. पहले फूड के आइटम, खाने के आइटम ही बना रहे थे, और से ऐसे आइटम बनवाए जो इसको मतलब इसको कैश मिलेगा, खाने के आइटम नहीं। फूड क्रॉप्स को कैश क्रॉप में कन्वर्ट करना, इसे ही कहते हैं एग्रीकल्चर का कॉमर्शलाइजेशन। तो फर्स्ट वाला क्या आ गया? फर्स्ट सेंसस 1881 में आया, 1921 ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, ये याद करना है। एग्रीकल्चर सेक्टर में कितना वर्कफोर्स है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कितना वर्कफोर्स है? तो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस मिला करके 25%। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर सर प्रोड्यूसर्स आ गए जो कुछ बना रहे हैं फैक्ट्री खोल करके, सर्विस सेक्टर के अंदर जो ना ट्रेडिंग कर रहे हैं ना एग्रीकल्चर कर रहे हैं, सॉरी ट्रेडिंग आएगा इसके अंदर, सर्विस के अंदर ट्रेडिंग तो कुछ खरीद करके बेच रहे हैं, जैसे सर्विस का मतलब बैंक की सर्विस हो गई, वो 25% है। तो एग्रीकल्चर में कितना बचा है? 75% बचा है। Motive of the British behind de-industrialization in India, क्या मतलब है de-industrialization का? इंडस्ट्रीज बढ़ाना कि घटाना? इंडस्ट्रीज घटाना। To serve various colonial interests like mobilizing the army, shifting the raw material। मोबिलाइज करना मतलब
एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे लेके जाना, दिस इज मोबिलाइज, मोबाइल वर्ड को ऐसे बना। शिफ्टिंग रॉ मटेरियल, एक से दूसरी जगह पर रॉ मटेरियल शिफ्ट करना। ये जो ए पॉइंट है ये हमने किस पर्पस के लिए है, ए पॉइंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा इस वजह से करा, ए पॉइंट में लिखा हुआ। सेकंड में लिखा हुआ है मोटिव ऑफ ब्रिटिश बिहाइंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन इंडिया। सेकंड वाले में ए वाला आंसर होगा। बी पॉइंट, टू यूज एक्सपोर्ट सरप्लस टू मेक पेमेंट फॉर एक्सपेंस बाय ऑफिस सेटअप। ये डिस्कस कर चुके हैं। तीन जगह सर्च करते थे वो लोग, अपने ऑफिस के खर्चों में, अपने वॉर के खर्चों में और सर्विस इंपोर्ट में। तीसरा, मोटिव ऑफ द ब्रिटिश बिहाइंड मोनोपोली कंट्रोल ओवर इंडियाज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। क्यों क्या मोटिव था सर मोनोपोली लगा के रखते थे? टू गेट रॉ मटेरियल एट चीप रेट और टू सेल फिनिश गुड्स एट हायर रेट। सही है जी, मोनोपोली जो चलाते उसे चलाते थे, सस्ती आइटम यहाँ से बेची जाए और महंगी आइटम वहाँ से बेची जाए। क्लियर है, याद कर रहे हैं आपको? स्टार्ट कर रहे हैं। ये वाले क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, याद होंगे आपको, वो स्किप कर सकते हैं। रीड करें। स्टेगनेंट मनी का टर्म इस्तेमाल करते हैं। जैसे किसी से मुझे पेमेंट लेनी थी और उसने मेरे को चेक दे दिया, तो अभी 2 दिन मेरे स्टेगनेंट मनी ऐसा अटक गया। बराबर अटक इसलिए गया था कि उन्होंने कॉमर्शियलाइज कर दिया अपने हिसाब से आइटम बना। मतलब अटक में मतलब यहाँ पर ये नहीं कि रुक गया था, काम ही नहीं हो रहा, मतलब जैसे ना भाई काम शिफ्ट होना भी स्टेगनेंट है। उसके रीजन कोई भी हो सकते हैं, कमर्शियलाइजेशन की रीजन हो सकता है, टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास एग्रीकल्चर करने की अच्छे से, मशीनें नहीं है, इंडस्ट्री कम हो रही है, ये वजह लैंड सेटलमेंट सिस्टम जो था वो बड़ा खराब सिस्टम लेकर आया, जिम्मेदारी सिस्टम लेकर के आया, तो किस वजह से अटका हुआ था मैक्सिमम काम। जैसे कि आपने बताया सर कमर्शियलाइजेशन की वजह से अटकेगा तो काम शिफ्ट होगा, बस इस आइटम में लिखा जाएगा तो काम तो चलता ही रहेगा। ये वजह नहीं सेकंड डी आंसर नहीं होगा जो कौन सा आंसर होगा। ठीक है सर डी ऑप्शन डी इंडस्ट्री कम होने की वजह से एग्रीकल्चर अटक रहा है। एक लैंड सेटलमेंट हाँ जी, लैंड सेटलमेंट सिस्टम, जमींदारी सिस्टम की वजह से लोग काम नहीं कर पा रहे, काम कर रहे तो उन्हें पेमेंट नहीं मिल रही, इस वजह से काम अटक रहा है। थर्ड क्वेश्चन, एक्सपोर्ट सरप्लस ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल वाज यूज्ड। पढ़ चुके हैं 2-3 बार। इन तीनों पर्पस के लिए एक्सपोर्ट सरप्लस यूज करते थे, अपने खर्चे वॉर के, अपने खर्चे ऑफिस के, और इंपोर्ट करना बिल्कुल विजिबल है। बैटल ऑफ प्लेसिमोन
बैटल ऑफ प्लेसी कौन सी थी? बैटल्स तो बहुत सारी थी। फिफ्थ क्वेश्चन पढ़ेंगे सभी, फिफ्थ से 7 6 तक तो वही क्वेश्चन। सबसे ज्यादा जो पिछड़ गई इंडस्ट्री वो कौन सी थी? हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। वो गवर्नमेंट ने क्योंकि ज्यादा टैक्स बढ़ा दिया एक्सपोर्ट करने पर, इसलिए आगे बढ़ा नहीं पाया। 6 इंडिया की जो जूट इंडस्ट्री थी वो हेवीली सफर करी पार्टीशन के बाद। क्यों सफर करी? क्योंकि रॉ मटेरियल नहीं मिल पाया, क्योंकि जिस जमीन पर बनता था पाकिस्तान में था। ये ऑप्शन सही है। फॉरेन ट्रेड जो है वो ब्रिटेन से हो रहा था, ये ऑप्शन कई बार आ चुका है, 9 पर आ जाता है। स्टडी करेंगे 9 से लेकर 12 तक। इसके बाद चल रही है सी ऑप्शन है। हैंडीक्राफ्ट का काम कम क्यों होता चला गया? वो खाली बैठे थे, काम नहीं किसी के पास, और फिनिश गुड्स इंपोर्ट हो रहे थे, इसलिए हैंडीक्राफ्ट की डिमांड मिल रही थी। 10th क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं 2 दिन बाद यहाँ पे। क्या आपने कौन सा ऑप्शन दिया? सी। अच्छा मैंने सही सुना। ये ऑप्शन सी ऑप्शन सही है। 11th ये भी तो होगा यार। बी ऑप्शन एग्रीकल्चर वाज द मेन सोर्स ऑफ इनकम। स्टडी जो भी आइटम बनी है उस इंडिया और ब्रिटेन के बीच में ही बनी। वीडियो में चारों क्वेश्चन सभी चारों क्वेश्चन प्रिपेयर कर लो सभी। और 14 सर भी ऑप्शन भी ऑप्शन से रेलवे ज्यादा बनाया है। हाँ जी कहते हैं इसने बता दिया हो गया ना। सर पीछे बता ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर रेफर्स टू क्या चीज है? ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर हर एक जैसे जितने भी पर्सन है वो
उनको आइडेंटिफाई करो किसका क्या टैलेंट है, आइडेंटिफाई करो और उसको उसी काम पे भेजो। कोई एग्रीकल्चर में आता है एक्सपर्ट एग्रीकल्चर में भेजो, कोई इंडस्ट्री वाला काम करता है अच्छे से उसे इंडस्ट्री में भेजो। दिस इज ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। अब ट्राई करें। ए ऑप्शन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग फोर्स अमंग डिफरेंट ऑक्यूपेशन, इस काम से लगाना भी पार्ट है इसका। 16 चार में से 3 चीजें सही हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में, एक गलत है, तो गलत वाला बनना है। एक करके चार ऑप्शन और डिस्कस करते हैं। पहला ऑप्शन था देयर वाज डिक्लाइन इन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, ये सही है कि गलत? सही है, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री कम हो। बी पॉइंट द ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रमोटेड कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री, क्या होता है कैपिटल गुड्स? कैपिटल गुड्स किसे कहते हैं? अभी जब प्रेजेंट करा सही है, जैसे कि मशीनरी, जैसे कि फर्नीचर, ये कैपिटल गुड्स है। अब ट्राई करो कि बी पॉइंट, क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रमोट कर रही थी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री? कौन से क्यों? यहाँ पर सिर्फ इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर की बात नहीं कर रहे। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर रिप्लाई करना है। तो बी गलत है। बी गलत इसलिए है क्योंकि वो रॉ मटेरियल वाली गुड्स इंडस्ट्री प्रमोट कर रही थी। रॉ मटेरियल बनाओ, नहीं आओ, कैपिटल गुड्स मत बनाओ, तो खरीद नहीं है बाहर, इस वजह से। सी पॉइंट इंडिया बिकेम एन एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी गुड्स, सही है? प्राइमरी गुड्स का मतलब सर रॉ मटेरियल बिल्कुल सही है। डी पॉइंट देयर वाज लो कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज टू जीडीपी, सही है? बट 17 पर आ गए। 4 में से 3 गलत हैं, 1 सही। बताएं कौन सा सही लग रहा है? बाकी सब भी पढ़ लेंगे कि 19 की रेडी लेते बाकी सब। सी ऑप्शन क्या मतलब है? डिफाइंड मॉडलिटी रेट जो बिलो बच्चे मर जाते हैं अप टू एज ऑफ 1 बच्चे की डेथ होती है तो उसको मोर्टेलिटी रेट चलता है। तो ये रेट कम था। हाँ जी, हाई रिस्क ज़्यादा पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं। तू बताना है कौन सही है। सेंड होने ए आंसर हाई बर्थ रेट ज्यादा था पहले, लो डेथ रेट भी हाई था, इसलिए बी गलत है। हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पहले हाई था, इसमें लो लिखा हुआ है, इसलिए गलत है। डी में लिखा है कि हाई लिटरेसी रेट, हाई इलिटरेसी रेट लिखा होता तो ठीक होता, बड़े के लोग कम होते थे पहले। ये ऑप्शन आंसर है। 18 19 पढ़े सर। आपके बारे में 19 के लिए सही है। फॉरेन ट्रेड की कंडीशन ये थी सर, एक्सपोर्ट करते थे रॉ मटेरियल, सरप्लस बचता था फॉरेक्स एक्सचेंज में इस्तेमाल करते थे, और इंपोर्ट करते थे हम फिनिश गुड्स और कैपिटल गुड्स। 19 पर आ गए। ये ऑप्शन सही है। डेथ रेट भी ज़्यादा था और बर्थ रेट भी ज़्यादा था। 20 क्वेश्चन नंबर 20 से 23 है।
चलो रेडी है, सभी के सब पढ़ने हैं। चलो उसको रेडी करने के साथ सभी सर रेड होता है, टाइप वाला रेड। मोबाइल के रिचार्ज में कुछ ना टैरिफ क्या है, कितना टैरिफ है टैरिफ। सर जो टेलीफोन फेरियर होता है वो यही होता है इस वाला। हाँ और चला बढ़ो। रेट अब इसे टैक्स पेड हो सकते हो, टैक्स करेंगे। तो स्टार्ट करें किसके बारे में? 20 क्वेश्चन के सेंसर जो है वो हर 10 साल के बाद कैलकुलेट किया जाता है, कितनी पॉपुलेशन है वगैरह वगैरह से क्या क्या वगैरह वगैरह, और उसके बाद कैलकुलेट किया जाता है। 21 हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के गिरावट की वजह, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री पे ज़्यादा टैक्स लगाते थे, इसीलिए वो ज़्यादा नहीं सर्वाइव करता। 22 ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो ऑक्यूपेशन सेक्टर था, उसको जो काम आता है वहाँ पे वो प्राइमरी सेक्टर पे ज़्यादा था, टर्टरी मतलब सर्विस वाले में नहीं, सेकेंडरी वाले में नहीं। 23 बॉम्बे टू थाने से ट्रेन चलती थी पहले वाली, ये गोलन करना है जगह का। बाकी लोगों को रेडी करने में सकते 24 इसको हुआ था जी आज। गलत सुना हाँ जी, बीच वाला कुछ क्या था। 1921 से पहले वाला फर्स्ट है, 1920 के बाद वाला सेकंड है। ये बड़ा था क्वेश्चन आज। हाँ जी, थर्ड कब है इसका तो ये मुझे भी पता देना पड़ेगा। फर्स्ट और सेकंड वाले एग्जाम में आया हुआ है, तो वही लग याद। 25 क्वेश्चन पढ़े, ये भी अभी डिस्कस किया था मैंने। बी ऑप्शन में लिखा हुआ द फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस वाज कंडक्टेड इन द ईयर 1880। तो उसके बाद से 10 साल के बाद उसको रिप्लेस किया जाता है, उसको अपडेट किया जाता है। तो इतना करते हैं।